नमस्कार, जय हिंद। मैं अजय कुमार स्वागत करता हूँ आप लोगों का एग्जाम बुकलेट प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, मैं हिंदी व्याकरण का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वर्णमाला लेकर आया हूँ, जो कि सभी स्टेट या सेंटर की परीक्षाओं में आते हैं। बात करें वर्णमाला की तो फ्रेंड्स, इसमें से वो सारे क्वेश्चन आते हैं जो एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट सभी परीक्षाओं में, यूपी ट्रिपल एससी में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं हम वर्णमाला से। तो वर्णमाला में बात करें तो वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 11 स्वर, 2 अयोगवाह जिसे अंगहा कहते हैं और 33 व्यंजन शामिल हैं। फ्रेंड्स, बात करें तो जिसमें मूल स्वर हमारे 44 होते हैं, जिसमें 11 स्वर और 33 मूल वर्ण, हमारा 11 स्वर्ण और 33 व्यंजन होते हैं, जिसमें अंगहा, प्राणा, छत्र, ज्ञा को छोड़कर। उच्चारण के आधार पर बात करें तो वर्ण हमारे 45 होते हैं, जिसमें 10 स्वर और 35 व्यंजन शामिल हैं। लेखन के आधार पर हमारे 52 वर्ण होते हैं और मानक वर्ण हमारे भी 52 ही होते हैं। इस कुल मिलाकर हमारे सभी वर्ण 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 11 स्वर, 2 अयोगवाह और 39 व्यंजन होते हैं। बात करते हैं आगे। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको सारणी दिख रही है, इस सारणी में बात करें तो हमारे ये स्वर, जिसमें कि 11 स्वर, 2 अयोगवाह और का से लेके माँ तक 25 हमारे व्यंजन हैं। और अंत्यस्थ व्यंजन की बात करें तो य, र, ल, व, जो कि हमारे अंत्यस्थ व्यंजन हैं, जो 4 हैं। और ऊष्म व्यंजन की बात करें तो श, 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 ह, ये भी हमारे 4 हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की, जो कि छ, त्र, ज्ञा और श्र हैं। तो छ हमारा क और सा से मिलकर बना है, त्र हमारा ता और रा से मिलकर बना है, और ज्ञा हमारा ज्या और यहाँ से मिलकर बना है, और श्र, श और रा से मिलकर बना है। फ्रेंड्स, हमारे व्यंजनों को, वर्ण में व्यंजनों को 5 वर्णों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहले वर्ष का से लेकर के ऋणाका को हमारा क वर्ग के नाम से जानते हैं, और चा से छ यहाँ तक के च वर्ण से यहाँ वर्ण के नाम से जानते हैं, और टा से ऋणा के वर्ण को टा वर्ग के नाम से जानते हैं, और ता से ना के व्यंजन को ता वर्ण के नाम से जानते हैं, और पा से माँ के को पा वर्ण के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, ये आपको सबको पता है। वर्णमाला का और वर्णों की पहले आपको बता दें कि स्वर, वर्णों तथा व्यंजनों की एक व्यवस्था है। देवनागरी में हमारी वर्णमालाओं को उच्चारण के और प्रयोग के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। हिंदी में स्वर की बात करें तो फ्रेंड्स, जिन जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र और व्यंजनों के उच्चारण के सहयोग के बिना ही प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम स्वर कहते हैं। जैसे जिसमें कुल संख्या 13 है, जैसे अ, आ, इ, उ, ए, ऐ, ओ, औ और र, ऋ, अंगा। कुल मिलाकर हमारे 33 स्वर हैं। स्वर की बात करें तो फ्रेंड्स, उच्चारण की दृष्टि से स्वर के हमारे 3 वेद हैं, जिसमें ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। फ्रेंड्स, ये सेशन आपके लिए बहुत ही है, और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही डीपली तरीके से समझाएंगे, जिससे कि आपको कोई भी परीक्षा में कैसा भी कोई भी डाउट ना हो। बात करते हैं ह्रस्व स्वर की। ह्रस्व स्वर वो स्वर होते हैं जिसमें हमको बहुत ही बोलने में बहुत ही कम समय लगता है, और इनकी संख्या 4 होती है। फ्रेंड्स, 4 में हमारा छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋ, ऋ शामिल हैं, जिन्हें एक मात्रिक स्वर, छोटी स्वर और लघु स्वर के नाम से भी जानते हैं। बात करते हैं दीर्घ स्वर के बारे में। तो जिन स्वरों का उच्चारण हमारा दीर्घ यानी कि ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता है बोलने में, उनको हम दीर्घ स्वर के नाम से जानते हैं, जिनकी संख्या 7 है। 7, जिसमें बड़ा आ,
बड़ी ई, छोटा ऊ और छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर 7 हमारे दीर्घ स्वर्ग हैं। बात करते हैं लुप्त स्वर की। तो फ्रेंड्स, लुप्त स्वर वे स्वर्ग हैं जिनको बोलने के लिए हमें दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा टाइम लगता है। मतलब समझे कि जैसे कि हमको दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई बोलते हैं, उसी तरह से दीर्घ स्वरों से भी ज़्यादा समय जिसमें लगता था वो हमारे लुप्त स्वर हैं, जिसमें आ और ऊ जिसमें बड़े आ यानी दीर्घ स्वरों से भी ज़्यादा का समय लग रहा है, वो हमारे लुप्त स्वर हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स उत्पत्ति, स्रोत और बनावट के आधार पर स्वर के भेद बताए हैं। तो जिसमें हमारे उत्पत्ति के आधार पर हमारे स्वर 11 हैं और जो 2 भागों में बटे हुए हैं। फ्रेंड्स, उत्पत्ति के आधार पर भी हमारे दो भागों में बटे हैं, जिन्हें मूल स्वर और संधि स्वर कहते हैं। मूल स्वर वो स्वर होते हैं जिनकी उत्पत्ति की कोई जानकारी नहीं होती। मूल स्वरों को ही शांत स्वर और स्थिर स्वर कहते हैं। ये स्वर हमारे जिनकी संख्या 4 है, जो कि छोटा ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और री। फ्रेंड्स, ये परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है। तो हमारा आंसर रहेगा 4, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ और ऋषि। बात करते हैं फ्रेंड्स आगे तो संधि स्वर, जिसकी संख्या 7 होती है। संधि स्वरों को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। दीर्घ जातीय जिसको सवर्ण समान स्वर और संयुक्त विजातीय असवर्ण और असमान स्वर के नाम से जानते हैं। दीर्घ स्वर वो होते हैं जब 2 सजातीय स्वर यानी कि 2 स्वर छोटा आ प्लस छोटा आ जुड़ जाते हैं, तो जिससे दीर्घ सजातीय स्वर बनता है। तो जैसे इक्वल टू करेंगे तो बड़ा आ बनता है। तो जब दो ह्रस्व स्वरों को मिलाकर जो बड़ा स्वर बनता है, दीर्घ स्वर बनता है, उसको दीर्घ स्वर, समान स्वर कहते हैं। दीर्घ सजातीय स्वरों की बात करें तो इनकी संख्या 3 है, जो कि बड़ा आ, बड़ी ई और छोटी ई है। फ्रेंड्स, बात करते हैं वर्णमाला में हम आगे संयुक्त और विजातीय और असवर्ण असमान स्वरों की। जब 2 सजातीय और 2 विजातीय भिन्न या असमान स्वर एक दूसरे से जुड़ते हैं तो संयुक्त और विजातीय तथा असवर्ण असमान स्वर बनते हैं, जिनकी संख्या 4 है, जैसे छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। फ्रेंड्स, दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है, दीर्घ सजातीय स्वरों की संख्या 3 होती है और विजातीय स्वरों की संख्या 4 होती है। फ्रेंड्स, इन पॉइंटों को आप नोट कर सकते हैं और या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात करते हैं हिंदी व्याकरण में हम वर्णमाला के। तो प्रयत्न के आधार पर भी स्वर को हम 3 भागों में बांटा गया है। जैसे हम बोलते हैं किसी वर्ण को, तो उसके आधार पर हमारी जिह्वा के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे अग्र स्वर यानी कि जीभ के अगले हिस्से से जो स्वर निकलते हैं उसको अग्र स्वर कहते हैं। जीभ के मध्य भाग से जो निकलते हैं उसको मध्य स्वर कहते हैं और जीभ के पीछे वाले भाग से निकलते हैं उनको पश्च स्वर कहते हैं। अग्र स्वर की बात करें तो जीभ के अग्रभाग से काम करते हैं, यानी अग्रभाग कहते हैं। अग्रभाग जीभ के अग्रभाग से जो स्वर बोले जाते हैं उनकी संख्या 4 है, जो छोटी ई, बड़ी ई और छोटा ए और बड़ी ए है। फ्रेंड्स, बात करते हैं मध्य स्वर की। तो मध्य स्वरों की संख्या हमारी ओनली 1 है, जो कि छोटा आ। अब अपने स्वतः ही प्रैक्टिस करें तो आपको पता चलेगा कि हम कोई भी वर्ण को बोलते हैं छोटा आ, तो मतलब ये इसका उच्चारण हमारी जीभ के मध्य से निकल रहा है, जो कि हमारे स्वरों में केवल एक ही है। और बात करते हैं पश्च स्वर, जो जीभ के पीछे बिल्कुल लास्ट में हमारा
जीभ लास्ट है वहां से बात करते हैं, तो जिसमें पच स्वर हमारे 5 हैं, उनमें बड़ा आ, छोटी ओ, छोटा ओ, बड़ा ओ, छोटा ओ, बड़ा ओ, ये हमारे पच पच जीभ से निकले हैं। बात करते हैं आगत स्वर। आगत स्वर फ्रेंड्स वो स्वर हैं जो कि हमारे देश में ना रहकर विदेशों से प्राप्त हुए हैं, अरबी फारसी से प्राप्त हुए हैं, जो केवल एक है, आ, आ, ओ, आ। इसका अर्थ है जैसे डॉक्टर, चंद्र बिंदु लगा हुआ है जैसे डॉक्टर, डॉलर। ये हमारे आगत स्वर हैं, विदेशी फारसी शब्द। फ्रेंड्स बात करते हैं स्वरों की मात्रा से, तो स्वरों के बदले में हम उनकी मात्रा का उपयोग करते हैं और या उनका उच्चारण करने लगते हैं, तो उस समय लगने वाले को मात्रा कहते हैं। जैसे कि छोटा की मात्रा में कोई नहीं होती है, बड़े की मात्रा में एक डंडा, छोटी की मात्रा यूज करें जैसे किस लिए, बड़ी की मात्रा, छोटों की मात्रा, ये मात्रा हमारी है। फ्रेंड्स बात करते हैं स्वरों में छोटे आ की कोई भी मात्रा नहीं होती। फ्रेंड्स स्वर हमारे पूर्ण हुए। अब बात करते हैं हम वर्णमाला में व्यंजन शब्द की। व्यंजन की बात करें तो व्यंजनों की कुल संख्या हमारी 39 होती है, जिसमें फ्रेंड्स व्यंजन वो शब्द होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उनको हम व्यंजन कहते हैं। अगर हम व्यंजन से आ शब्द यानी कि छोटा आ उसमें ऑलरेडी ही जुड़ा रहता है, अगर हम उसको अलग कर देंगे तो उसका हलंत लग जाएगा, उसका सिंगल वजूद रह जाएगा, तब ये क च च ज ना बोल करके इसको हलंत टाइप से लिखा जाएगा। फ्रेंड्स बात करते हैं व्यंजनों के भेद की, तो व्यंजन हमारे 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्पर्शी व्यंजन, अंत्येष्ट व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। फ्रेंड्स स्पर्शी व्यंजन वो व्यंजन हैं जिनकी संख्या 25 है और अंत्येष्ट व्यंजन हमारे 4 हैं और ऊष्म व्यंजन भी हमारे 4 हैं। हम इसको विस्तार से बात करते हैं स्पर्शी व्यंजन की, तो स्पर्शी व्यंजन हमारे 5 वर्गों में बटे हुए हैं। 5-5 के व्यंजन हैं, जिसको हर वर्ग का एक नाम है और हर वर्ग रखा गया है। जैसे कि क वर्ग, क से ण तक के वर्ग को हमारा क वर्ग में रखा गया है। और फ्रेंड्स ये और चा को हमारा यहाँ तक रखा गया है, टा वर्ग और ता वर्ग और दा वर्ग, पा वर्ग। इस टाइप से हमारे 5 वर्गों में हमने 5-5 करके व्यंजनों को बांटा गया है। फ्रेंड्स बात करें इसकी ध्वनि की, इसकी उच्चारण की, तो व्यंजन हमारे 5 वर्ग हमारे 5 तरह से निकलते हैं। जैसे क हमारा, क वर्ग की बात करें तो ये हमारा कंठ से निकलता है, च हमारा तालव्य से निकलता है, ट मूलधर्ण से निकलता है, त वर्ग हमारा दंत से और प वर्ग ओष्ठ से। फ्रेंड्स आप अपने से स्वतः ही प्रैक्टिस करें तो क ख ग घ घ, तो इसको बात कर बोलेंगे तो ये हमारा कंठ से निकलेगा, इसकी मतलब हमारी ध्वनि कंठ से निकल रही है। च की बात करें तो च छ ज झ, तो ये हमारा जीभ जब हमारी तालू से लग रही है तो ये हमारा तालव्य वर्ण है। ट वर्ग की बात करें तो ट ट, ये वर्ण हमारा दांत से जस्ट ऊपर जीभ वहाँ टच हो रही है, जिसलिए मूर्धन उच्चारण का स्थान है। ता वर्ग से बात करें तो ता हमारा हर बार जीभ हमारी ता वर्ण में बोलने पर दांत से लग रही है, तो ये हमारा दंत वर्ण यानी कि दंत उच्चारण का स्थान है। पा वर्ग की बात करें तो प हमारा प फ प, इसमें हमारी जीभ का कोई हिस्सा कहीं भी टच नहीं हो रहा, ओनली बोलने में इसमें हमारा सिर्फ होठों का ही मूवमेंट देखने को मिल रहा है। बात करते हैं फ्रेंड्स अंत्येष्ट व्यंजन की, तो फ्रेंड्स अंत्येष्ट व्यंजन हमारे 4 प्रकार के होते हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको नोट कर लेना है, आपको हर बार पेपर में ये पूछा जाता है कि अंत्येष्ट व्यंजन कितने होते हैं, या आपको दे दिया जाता है कि यह र ल व यह कौन से व्यंजन है, तो आपको डायरेक्ट सीधे ही लगा देना है कि ये हमारा अंत्येष्ट व्यंजन है। अंत्येष्ट व्यंजन में हमने आपको कोई डाउट नहीं छोड़ा है। अंत्येष्ट व्यंजन का भी हमने उच्चारण स्थान भी दिया है कि जिसमें य का तालव्य और रा का मूर्धन्य और ल का दंत एंड व का दंतोष्ठ स्थान है। फ्रेंड्स बात करते हैं ऊष्मीय व्यंजन।
अच्छा, ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो कि ऊष्म स्पर्श व्यंजनों के अलावा जो व्यंजन हमारे हैं अंत्येष्ट व्यंजनों को छोड़ करके वो हमारी ऊष्म व्यंजनों में आते हैं, जैसे श, श, श और हा। ये हमारे ऊष्म व्यंजन हैं। इनकी भी संख्या हमको डायरेक्ट पूछ ली जाती है तो ये संख्या हमारी 4 है, जैसे अंत्येष्ट व्यंजनों की संख्या भी हमारी 4 थी। फ्रेंड्स, ऊष्म व्यंजनों की उच्चारण की बात करें तो श शब्द का उच्चारण हमारा तालव्य से है और श का स्थान हमारा मूर्धन्य से, एंड सा का हमारा दंत से, एंड हा का हमारा कंठ से है। फ्रेंड्स, बात करते हैं हम आगे हिंदी व्याकरण के में संयुक्त व्यंजन जो कि हमारे छ त्र ज्ञ छ त्र ष होते हैं, जिनको हम कुछ लोग उनको हिंदी व्याकरण का हिस्सा नहीं मानते, मगर ये हमारे इनको हम बनने में नहीं गिनते, जो कि संयुक्त अक्षर। जैसे बात करें छ की तो छ हमारा क और शा से मिलकर बना है, और ज्ञ हमारा ज्ञ और यहाँ से मिलकर बना है, और त्र हमारा त और रा से मिलकर बना है, श शा से मिलकर बना है। बात करते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे स्वर और हमने व्यंजन को आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिया है। आशा करता हूँ आपको बहुत ही समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और फ्रेंड्स, स्वर और व्यंजन के अलावा भी हमारे अनुस्वार और अनुनासिक 2 वर्ण और होते हैं। अनुस्वार अनुस्वार ये पेपर में आपको डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है। अनुस्वार 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 की बात करें तो अनुस्वार वर्ण हमारे पंचम वर्ण के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने आपको बताया का से और माँ तक 25 वर्ण हैं, उसमें हमारा जो लास्ट का 5वां हिस्सा है उसमें प्रयोग होता है, और उसका चिन्ह हमारा एक बिंदी नुक्ता का होता है। जैसे कि संभव, संभव, पंचम होता है। जैसे फ्रेंड्स हमने बताया आपको कि का से णा तक, तो इसमें ये पंचम वर्ण में णा है, जो हमारा इसकी आधा अक्षर हमारा बिंदी के तौर पर काम आएगा। चा में अगर इनमें से कोई भी अक्षर हमारा पीछे आता है किसी वर्ण से तो उसमें चंद्र बिंदी के स्थान पर हमारा इसका आधा लग जाएगा। इसी तरह से णा और इसी तरह से माँ और माँ प्रयोग हो जाएगा। बात करते हैं फ्रेंड्स हमारे अनुस्वार व्यंजन की, तो अनुस्वार व्यंजन का प्रयोग भी पंचम वर्ण याणाणा के पंचमेशन कहते हैं। जैसे कि हम गंगा का शुद्ध रूप करेंगे तो रंग गण गंगा लिखा जाएगा, और चंचल का वर्ण करेंगे जिसमें चा पर चंद्र बिंदी है, तो चा के पीछे चा वर्ण है, तो चा हमारा या वाले वर्ण में आता है, तो इसलिए उसका 5वां अक्षर या लग जाएगा। झंडे की बात करें तो णा हमें वर्ण में आता है, तो ये हमारा चा तोड़ना का णा वर्ण लग जाएगा। इसी तरह से फ्रेंड्स ये हमारा शुद्धतम रूप जिसमें पंचवर्णों से रूप से बनाया जाता है। बात करते हैं फ्रेंड्स अनुनासिक की, जो कि चंद्र बिंदु, यानी कि चंद्र बिंदु इसका हमारा साइन होता है, इसका प्रयोग होता है। अनुनासिक अनुनासिक जब किसी स्वर का उच्चारण नासिका और मुख दोनों से हो तब उसके ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। जैसे फ्रेंड्स हम किसी शब्द को बोलते हैं जिसमें किसी एक ही का किसी नाक से बाहर निकलेगी या मुख से बाहर निकलेगी, मगर किसी वर्ण को बोलने में हमारे दोनों का समान प्रयोग हो, वो हमारे शब्द अनुनासिक होते हैं और उनके ऊपर ही हम चंद्र बिंदु लगाते हैं। जैसे हंसना, आप बोलोगे हंसना, हंसना मतलब हा से भी हवा निकली और ना से भी लास्ट में हवा निकली, तो इसलिए हमारा हंसना अनुनासिक में हो गया। आंख, ये भी हमारा अनुनासिक हो गया। फ्रेंड्स, बात करते हैं हम अनुनासिक के स्थान के, हम बिंदु का प्रयोग क्यों करते हैं। बहुत से पॉइंट होते हैं जहां हम अनुनासिक का प्रयोग नहीं कर पाते, केवल चंद्र बिंदु का प्रयोग ना करके उसके स्थान पर बिंदी का नुक्ता का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स वो शब्द होते हैं जिसमें अगर किसी वर्ण पर पहले से ही किसी स्वर की मात्रा लगी हो और उस पर चंद्र बिंदु की का भी पॉइंट हो, तो उसमें आधा
बिंदु ही लगा दिया जाता है, जैसे बिंदु, गोंद, जिसमें अनुनासिक होने के बाद भी हम उसमें अनुस्वार का ही चिन्ह लगाते हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं अनुस्वार और अनुनासिक के अंतर की। तो अनुनासिक भी एक स्वर है और अनुस्वार मूल स्वर से व्यंजन है। अनुनासिक हमारा स्वर है और अनुस्वार मूल रूप से एक व्यंजन है। ये नोट करने वाली बात है। इसके प्रयोग के कारण कुछ शब्दों में अंतर आ जाता है। जैसे फ्रेंड्स, हम हंस हंस बोलेंगे तो ये एक पंछी है, और हंस बोलेंगे तो ये क्रिया है। मतलब अनुस्वार का प्रयोग हो गया हंस के ऊपर तो यह एक पंछी है, संज्ञा है। और हंस बोलेंगे, हंस के अनुनासिक का प्रयोग हो गया तो यह एक क्रिया में बदल गया। फ्रेंड्स, हिंदी व्याकरण की वर्णमाला में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है अल्प प्राण, जो कि हर एग्जाम में देखा जाता है। अल्प प्राण की बात करें तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण वायु की अल्प मात्रा निकलती है। मतलब उसी शब्द को हम बोलते हैं तो जिसमें हमारे मुख से बहुत ही कम हवा निकलती है और हकार की ध्वनि नहीं निकलती, वे वर्ण हमारे अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। फ्रेंड्स, अल्प प्राण की बात करें तो अल्प प्राणों की कुल संख्या 20 होती है, 20। फ्रेंड्स, इसको हम नोट कर लेना कि अल्प प्राणों की संख्या 20 होती है। और अल्प प्राण कौन से होते हैं? तो फ्रेंड्स, अल्प प्राण जैसे हमने बताया 5 वर्गों में बटे थे, तो अल्प प्राण पंच वर्ग के प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ग को हम अल्प प्राण कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स, शॉर्ट ट्रिक लगा दिए तो उसमें 1, 3 एंड 5, मतलब 135 आप लगा दोगे तो ये हमारा अल्प प्राण व्यंजन होंगे। जैसे फ्रेंड्स, का वर्ग में बात करते हैं, उदाहरण के तौर पर का वर्ग से का वर्गीय में क ग ण, यानी कि का पहला है, ग तीसरा अक्षर है, ण हमारा पांचवा अक्षर है, इसलिए 135 ये हमारा अल्प प्राण के नियम में शामिल है। बात करते हैं च वर्ग की तरह, तो च में हमारा पहला, ज हमारा तीसरा, यह हमारा पांचवा अक्षर है, इसीलिए हमारा अल्प प्राण वे अक्षर हैं जो कि पहला, तीसरा और पांचवें अक्षर शामिल हैं। फ्रेंड्स, अल्प प्राण की बात करें, जैसे कि हमने इसको आपको बताया था कि अल्प प्राणों की संख्या 20 होती है। तो फ्रेंड्स, इसमें 3 इसमें यानी 15 तो हमारा ये हो गया। अल्प प्राणों में य, र, ल, व और ण भी अल्प प्राण में माने जाते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, चार वर्ण ये हमारे हो गए और ण एक, ये तो हमारे टोटल मिला करके 5 हमारे ये हो गए और 15 वो, तो हमारा 20 हमारा टोटल अल्प प्राण हो गया। बात करते हैं हम महाप्राण की, तो महाप्राण वो प्राण होते हैं जिसमें श्वास का अधिक मात्रा निकलती है। जिसमें से हमारे मुख से कम हवा निकलती थी वो हमारे अल्प प्राण होते थे, जिससे हमारे मुख से ज़्यादा हवा निकलती है वो हमारे महाप्राण होते हैं। और कंठ से होकर भी ध्वनि निकलती है। नोट करने वाली फ्रेंड्स, से कंठ से भी ध्वनि निकलती है। महाप्राणों की संख्या की बात करें तो महाप्राणों की संख्या हमारी 14 है। महाप्राणों की कुल संख्या हमारी 14 है। नोट कर लेना फ्रेंड्स, महाप्राणों की व्यंजनों की संख्या हमारी 14 होती है। फ्रेंड्स, पंचवर्ग में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण हमारा महाप्राण होता है। और इसके अलावा भी श, श, श और ह
4 ये हमारे ऊष्मी व्यंजन भी महाप्राणों में आते हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स, जैसे कि 10 हमारे स्पर्शी व्यंजनों में हो गए और 4 हमारे ऊष्म व्यंजन हो गए, कुल मिलाकर 14 हमारे महाप्राण हो गए। आपको एग्जामिनर पूछ सकता है कि हमारे व्यंजनों में महाप्राणों की संख्या कितनी है, तो आपका डायरेक्ट आंसर जाएगा 14, 14। उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि क वर्ग में ख हमारा दूसरा अक्षर है, घ हमारा चौथा अक्षर है, तो ये हमारे महाप्राण हो गए। और च वर्ग में छ और ज दूसरा और ये भी चौथा। तो फ्रेंड्स, महाप्राणों में बात करें, महाप्राणों में हमारा दूसरा और चौथा अक्षर होता है और अल्प प्राण में हमारा पहला, तीसरा और चौथा। फ्रेंड्स, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है। जो कि आपको मैंने बहुत ही आसान से और बहुत ही सरल भाषा में समझाई है। अब आपको कोई भी डाउट, कैसा भी डाउट नहीं आएगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको सारी मिलती रहे। फ्रेंड्स, बात करते हैं आगे सगोश और सगोश व्यंजनों की। फ्रेंड्स, आपने ज़्यादातर देखे होंगे व्याकरण में सगोश वर्ण और अघोष वर्ण पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे हमारे अल्प प्राण और महाप्राण होते हैं, अल्प प्राण 135 और महाप्राण 24-24 होते हैं, उसी तरह से सगोश और अघोष वर्ण होते हैं। जैसे सगोश, घोष और सगोश वर्ण दोनों एक ही हैं और इनका उच्चारण हमारे गले में कंपन का अनुभव होता है। वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में हमको कंपन का उदाहरण होता है, वे वर्ण हमारे घोष। जैसे कोई भी अक्षर बोलोगे तो उसमें बोलने में हमारा कंपन होता है, वो वर्ण हमारे सघोष व्यंजन कहलाते हैं। सघोष वर्णों को याद करने की हम ट्रिक बताते हैं, तरीका बताते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हमारा घोष वर्ण होता है। जैसा कि फ्रेंड्स, हमने आपको बताया था कि 5 वर्ग में 5-5 करके बांटे गए 25 वर्ण हमारे, तो जिसमें दूसरा, चौथा और पांचवा अक्षर हमारा घोष होता है। और उसी के अलावा य, र, ल, भ और ह, ये 5 भी हमारे घोष वर्ण में होते हैं। एग्जाम के तौर पे हम समझते हैं फ्रेंड्स, आपको समझाते हैं कि क से ग तक क वर्ग में ग, घ, ण। फ्रेंड्स, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ। इससे अच्छा आपको कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि हमारा लक्ष्य आपको सफलता बनाना है, आपका सारा डाउट क्लियर कर देना है। इसलिए हमने आपको एग्जाम्पल भी साथ में शामिल किए हैं, जिससे आपको कोई भी डाउट, कैसा भी डाउट होना पे। जैसे फ्रेंड्स, क वर्ग में बात करें तो ग, घ और ण। ग हमारा तीसरा अक्षर है, घ हमारा चौथा अक्षर है और ण हमारा पांचवा अक्षर है। यानी कि घोष वर्ण वो वर्ण है जिसको बोलने में हमारा गले से आवाज निकलती है और कंपन महसूस होता है, वो हमारे घोष या सघोष वर्ण होते हैं, जो तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि 3, 4, 5। ये शॉर्ट ट्रिक है फ्रेंड्स, इसको याद रखना। च वर्ग में ज, झ, य और ता वर्ग में द, ध, न, टा वर्ग में ण, ण, ण और पा वर्ग में ब, भ, म। उसी तरह से फ्रेंड्स, जो हमारे ऊष्मी व्यंजन में य, र, ल, व और ह संघर्षी वर्ग में हमारा ओनली ह ही शामिल है। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कौन सा वर्ण संघर्षियों में केवल घोष में शामिल है, तो ह वर्ग, ह व्यंजन हमारा सघोष यानी अघोष है। और इस ऊष्मी व्यंजन में हमारा य, र, ल
यानी ये 4 भी हमारे इसमें आघोष में शामिल होते हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं आघोष व्यंजनों की। जैसा कि हमने आपको बताया, सघोष यानी घोष, घोष वर्ण जिसमें गले से हवा निकलती है और कंपन महसूस करता है। और फ्रेंड्स, अघोष वर्ण वो होते हैं जिसको हमारे स्वर तंत्रिकाओं में कोई भी कंपन उत्पन्न नहीं होता, उनको हम अघोष वर्ण होते हैं। देखो, आसान भाषा में समझाएं, जिसमें पॉजिटिविटी हो, जिसमें हो कंपन, वो सघोष अघोष है, सघोष है हमारा। और अघोष मतलब नेगेटिविटी होगी तो उसमें हमारा नहीं हो रहा है, तो हमारा वो अघोष व्यंजन है। अघोष वर्ण को याद करने का तरीका बताएं फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीके से। प्रत्येक वर्ग में हमने 5-5 के 5 वर्ग बनाए थे, स्पर्शी व्यंजन 25 थे। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण हमारा सघोष वर्ण होता है। जैसे कि पहला और दूसरा वर्ण हमारा अघोष हो गया। फ्रेंड्स, इसके अलावा श, श और श जो कि संघर्षी वर्ण हैं, जो हमारे ये भी हमारे अघोष में शामिल हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे आपको बहुत ही और अच्छे से समझाते हैं। तो अघोष व्यंजन का उदाहरण देखें तो क से क वर्ग में क और ख, जैसे क हमारा पहला है और ख हमारा दूसरा है। तो अघोष व्यंजन हमारे पहले और दूसरे होते हैं। च वर्ग में पहला और छ, ये पहला पहला है, ये दूसरा है। त वर्ग में पहला था, दूसरा है। इसी तरह से हमारे श, श और श भी हमारे अघोष में शामिल है। फ्रेंड्स, आपको वर्णमाला सेशन का हमने सारे पॉइंट क्लियर करा दिए हैं। यहाँ से ज़्यादा आपको कोई कुछ भी नहीं पूछेगा। सारे डाउट जिसमें अघोष, सघोष, ऊष्मीय व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, स्वर व्यंजन, सारे कंपोनेंट्स हमने आपको करा दिए हैं। आपको अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे, सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। आपका सक्सेस हमारी सक्सेस है। धन्यवाद। जय हिंद।